ओके नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोसेफलस के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसेफलस। ओके, तो हाइड्रोसेफलस क्या होता है, वन बाय वन देखते हैं। द एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? द एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विद इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। मतलब इसका मतलब है कि ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर एक्सेसिव अमाउंट में क्या इकट्ठा हो जाना, CSF का इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? हाइड्रोसेफलस कहलाता है। ओके, यानी कि अगर ब्रेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में CSF फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसेफलस। इस कंडीशन क्या बोलते हैं? हाइड्रोसेफलस। ओके, नाउ ये क्यों होता है? तो उसका कारण है ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये इस वजह से होता है, या तो CSF का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाए या फिर बहुत ही कम मात्रा में उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो और एब्जॉर्प्शन कम मात्रा में हो। ये है, इसके बीच में इम्बैलेंस। क्या होता है कि CSF का प्रोडक्शन होता है और जिस मात्रा में प्रोडक्शन होता है उसी के अनुपात में उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर मात्रा में नहीं हो रहा है या फिर उसके बहाव में कोई प्रॉब्लम है, रुकावट है, तब भी इसी कारण से हो सकता है। यानी कि हम कहें कि हाइड्रोसेफलस एक्चुअली में होता क्या है? हाइड्रोसेफलस का मतलब होता है एक्सेसिव मात्रा में CSF का प्रोडक्शन होना वेंट्रिकल्स के अंदर और एब्जॉर्प्शन कम मात्रा में होना क्या कहलाता है? हाइड्रोसेफलस कहलाता है। ठीक है, दिस टर्म हाइड्रोसेफलस इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर एंड सेफेलस मीन्स हेड। ओके, ऑल्दो दिस इज ट्रांसलेट एज वाटर ऑन द ब्रेन। मीन्स हाइड्रोसेफलस का मतलब होता है वाटर इन द ब्रेन। मेनली यहाँ पे वाटर शब्द जो है वो CSF के लिए आया हुआ है। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाइड्रोसेफलस ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में CSF का प्रोडक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन कम मात्रा में होता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफलस। यानी कि ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भर जाना और जिसकी वजह से बच्चे का जो ब्रेन है, जो हेड है, वो उसका साइज जो है लार्ज हो जाता है। ये कंडीशन हाइड्रोसेफलस कहलाती है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इसके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं CSF का प्रोडक्शन यहाँ एपेंडाइमल सेल में होता है, कोरल प्लेक्सस के अंदर यहाँ पे एपेंडाइमल सेल होती हैं, यहाँ पे CSF का प्रोडक्शन होता है। कोरल प्लेक्सस के अंदर एपेंडाइमल सेल CSF का प्रोडक्शन करती हैं। ओके, जब प्रोडक्शन हो जाता है तो प्रोडक्शन के बाद में CSF जो है वो ये यहाँ से वेंट्रिकल से लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल और यहाँ से ये जो है मूव करते हुए ये आ जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। फिर ये यहाँ से एब्जॉर्ब होता है एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस के अंदर। एरेक्नोइड ग्रेनुलेशंस जो होते हैं सेल्स, उनके अंदर ये जो है एब्जॉर्ब होता है और वहाँ से जाता है सब ड्यूरल वीनस साइनस में। और ड्यूरल वीनस साइनस जो है एक वीनस का जाल है, ड्यूरल के अंदर वहाँ पे ये जो है CSF एब्जॉर्ब होता है। इस तरीके से इसका CSF का प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन मेंटेन रहता है। ठीक है, CSF बेबी के ब्रेन में या हमारे ब्रेन में क्या काम करता है? CSF हमारे ब्रेन के अंदर क्यूशन का काम करता है, यानी ब्रेन को एकदम ऐसा फील रहे कि भाई एकदम सॉफ्ट फील कराने के लिए क्यूशन का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। CSF मेटाबॉलिक फ्लूइड का काम करता है CSF हमारे ब्रेन के अंदर। ओके, थैंक यू। टाइप्स की, हाइड्रोसेफलस कितने टाइप का होता है? तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो हाइड्रोसेफलस मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस को हम ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो CSF का फ्लो है
लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, और उसके बाद में वो जो है सब एरेक्नोइड स्पेस में आकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। ये जो पासेज है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए उसी को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। ओके, तो यहाँ पर है कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द वेंट्रिकल सिस्टम, सो CSF फ्लो विद इन दी वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल टू सब एरेक्नोइड स्पेस। यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है? CSF के फ्लो में, और वो फ्लो कहाँ होता है? वेंट्रिकल्स, मतलब फ्लो होता है लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल से सब एरेक्नोइड स्पेस में। अगर इस पासेज के अंदर रुकावट आ जाती है, जिस तरीके से फ्लो होना चाहिए उस तरीके से अगर फ्लो नहीं होता है, तो उसी को हम कहेंगे नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। इसका सीधा सा मतलब है कि जो CSF का फ्लो है उसमें रुकावट है, किसी भी कारण से हो सकती है, ट्यूमर की वजह से, किसी भी कारण से। ठीक है, तो इसके अगर हम इसके कॉज की बात करें कि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस के कारण क्या हैं, तो उसमें है नंबर 1 कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस। कंजेनाइटल मतलब कि जन्मजात। अगर हम इसमें देखें तो पहला इसका कारण है इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन बाई रूबेला, साइटोमेगलोवायरस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। यानी कि अगर यूट्राइन, जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है उस टाइम पे अगर रूबेला, साइटोमेगलोवायरस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस का इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। अगर इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो गई है उसकी वजह से हो सकता है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जैसे स्टेनोसिस और एक्वाडक्ट और फोरामेन और मोनरो, मतलब कि जो बच्चे का जब ब्रेन का फॉर्मेशन होता है उस समय एक्वाडक्ट, जिसे हम कह सकते हैं फोरामेन और मोनरो, वहाँ पर अगर स्टेनोसिस की कंडीशन, मतलब कि उसकी बनावट ऐसी हो कि वहाँ पे वो उसका सही तरीके से फॉर्मेशन ना हो, रुकावट अगर पैदा होती है, तो उस कंडीशन को भी हम कहते हैं कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है एक्वाडक्ट या फोरामेन और मोनरो, इस वजह से भी जो है CSF का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट कॉज है एक्वायर्ड हाइड्रोसिफिलस, जिसमें है क्रोनिक पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, इंट्राक्रैनियल ट्यूमर और हेड इंजरी, स्पॉन्टेनियस इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ये इसके कारण हैं। ठीक है, ओके, तो मैंने बताया नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, उसके कॉज हैं, जिसमें पहला था कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस। कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस होने के कारण हमने बताए। उसके बाद में एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस। अच्छा, एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस का मतलब होता है जन्म के बाद में जो हाइड्रोसेफेलस होता है उसको कहेंगे एक्वायर्ड, यानी जन्म के बाद में जो हाइड्रोसेफेलस हुआ है उसको कहेंगे एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस। और जो जन्म के साथ ही पैदा होता है बच्चा हाइड्रोसेफेलस के साथ में, मतलब बच्चा जब पैदा हुआ उस टाइम में भी उसको हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन थी, उसको कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस। ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, जिसे एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर हाइड्रोसेफेलस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि दिस इज द टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलस अकर व्हेन देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ CSF विद इन द वेंट्रिकल। मतलब कि CSF के फ्लो में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, CSF का जो फ्लो है वो नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है, यानी थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, वहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, बस प्रॉब्लम है उसके एब्जॉर्प्शन में। द कंडीशन अराइज आइदर ड्यू टू इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन और ड्यू टू एबनॉर्मल CSF प्रोडक्शन। यानी कि कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होने का कारण है या तो CSF का जो है प्रोडक्शन, CSF का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, या फिर उसका जो एब्जॉर्प्शन है, क्या एब्जॉर्प्शन है, वो कम मात्रा में हो रहा है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होगा उस कंडीशन में भी प्रेशर अराइज होगा, मतलब मात्रा बढ़ेगी, CSF की फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा वेंट्रिकल्स के अंदर। और अगर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है उस कंडीशन में भी, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा है और एब्जॉर्प्शन कम है, तो क्या है CSF का जो लेवल है वो ब्रेन में बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो बच्चे में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो इन्फेंट के अंदर हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एंटीरियर फोंटानेल बिकम टेंस एंड बल्जिंग,
जो एंटीरियर फोंटानेल्स है वो टेंस देखने को मिलेगा और बल्जिंग बड़ा देखने को मिलेगा, नॉन पल्सेटिंग, ये फर्स्ट साइन होता है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा साइन सिम्टम्स है इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंस, हेड का साइज बढ़ जाएगा, बोन बिकम थिन ड्यू टू इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन सूचर ऑफ बोन ऑफ हेड, सो हेड क्रैक पॉट साउंड आर परक्यूशन ऑफ द हेड विच कॉल्ड मैकवेन साइन। मीन्स क्या होता है कि बोन जो है वो थिन हो जाती हैं और उनकी डिस्टेंस जो है बढ़ जाती है। अगर उसको परक्यूशन किया जाए या उसको परक्यूस करके उसकी साउंड को सुना जाए तो उसकी जो साउंड है एकदम क्रैक पॉट यानी कि टूटे हुए घड़े की जैसी उसकी साउंड सुनाई देती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं मैकवेन साइन। ओके, नेक्स्ट इज अगला साइन है सनसेटिंग साइन, सनसेटिंग आई साइन। इसमें क्या होता है, आई आर ओपन विद द आइरिस डाउनवर्ड एंड विजिबल स्क्लेरा अबव द आइरिस, सो लुकिंग लाइक द सन सेटिंग बिलो द हॉरिजन। मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे की जो देखिए इधर मैं दिखाता हूँ आपको फोटो में, ये जो आपको दिख रहा है बच्चे की ये जो आँखें हैं, ये बच्चे की आँखें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि डूबता हुआ सूरज। क्या ऐसा लगता है जैसे डूबता हुआ सूरज। जब सूरज डूबता है तब वो हमें ऐसा ही दिखाई देता है ना। जब सूरज डूबता है तो वो हमें ऐसा ही दिखाई देता है। इसको हम इसलिए इस साइन को कहा गया है सन सेटिंग आई साइन, ठीक है। यानी जैसे कि सूरज डूबता है तब सूरज जैसा दिखाई देता है, वैसे ही ये आँखें जो है ऐसी दिखाई देती हैं। इसको कहते हैं सन सेटिंग आई साइन। और इसका कारण क्या है, ये जो CSF का प्रेशर बढ़ा हुआ है ये इसको प्रेशराइज करता है। तो यहाँ पे ये जो है ना, देखो यहाँ पे टेंस हो रखी है स्किन, ये आईब्रो देखो ये नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे टेंस हो रखी है। तो क्या स्ट्रेच हो चुकी है, ये स्किन जो है पूरी ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो चुकी है। इस वजह से हमें क्या है ये साइन जो है सन सेटिंग आई साइन देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज विजिबल स्काल्प वेन ड्यू टू डायलिटेशन। वेन जो है बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं जिस कारण से वो वेन जो है इजीली जो है हमें विजिबल होती हैं, दिखाई देती हैं। सूचर बिकम वाइडली सेपरेटेड, जो बेबी के हेड में जो सूचर हैं वो हमें जो है वाइडली सेपरेटेड देखने को मिलते हैं। अगर हम सूचर की बात करें फीटल हेड के अंदर तो मेनली जो है ये कोरोनल सूचर होता है, फ्रंटल सूचर होता है, ये सजाइटल सूचर है और ये है लम्बडॉयड सूचर। ओके, ये सजाइटल सूचर है, ये कोरोनल सूचर है, ये फ्रंटल सूचर है। यहाँ पे एंटीरियर फोंटानेल है, यहाँ पे पोस्टीरियर फोंटानेल है, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये होता है लम्बडॉयड सूचर, ये होता है लम्बडॉयड सूचर। ये सजाइटल, ये वाला होता होगा लम्बडॉयड सूचर, ये वाला हो गया सजाइटल सूचर, ये हो गया कोरोनल सूचर और ये हो गया फ्रंटल सूचर। ये फीटल का आगे वाला हिस्सा है चेहरे की तरफ वाला, और ये फीटल के हेड का पीछे वाला हिस्सा है जिसको हम क्या है एंटीरियर हेड और ये पोस्टीरियर हेड, ठीक है। इसको ये एंटीरियर फोंटानेल है इसको ब्रेगमा भी कहते हैं और पोस्टीरियर फोंटानेल को लैम्बडा भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाई पिच क्राई ड्यू टू इंक्रीज ICP। जो बेबी का ICP है वो इंक्रीज हो जाता है जिस कारण से ब्रेन में प्रेशर पड़ेगा। ब्रेन में प्रेशर पड़ता है तो बच्चा जो है जो क्राइज है वो हाई पिच क्राई, चीख मार के रोता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इज मे बी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेशन। CSF की कंडीशन की वजह से बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज हम आगे बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो एडमिनिस्टर ऑस्मोटिक डायरेटिक जैसे एसिटाजोलामाइड टू डिक्रीज CSF प्रोडक्शन। ऑस्मोटिक डायरेटिक देंगे ताकि बेबी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आउटपुट करे, और यूरिन आउटपुट करेगा तो जो उसका जो है बॉडी के अंदर से फ्लूइड का लेवल कम होगा और CSF का जो है लेवल भी डिक्रीज़ होगा। अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें इसमें तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जो है मेनली 4 प्रकार के शंट यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं? शंट यूज़ किए जाते हैं। शंट क्या होता है? ये एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को दूसरे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के साथ में जोड़ देने की कंडीशन जो है वो कहलाती है शंट, ठीक है। एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को दूसरे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के साथ में जोड़ देना किसी भी ट्यूब के थ्रू, ये कहलाता है शंट, ठीक है। तो इसमें जो है मेनली शंट का यूज़ किया जाता है कि देखिए यहाँ पे ये जो है ये वेंट्रिकल्स है, ठीक है। मैं जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दूँ,
ये है वेंट्रिकल्स। यहाँ वेंट्रिकल्स के अंदर और प्रोडक्शन होता है सीएसएफ का। ये है वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स के अंदर जो है सेल होते हैं, एक्वाडक्ट सेल, वहाँ सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है। यहाँ से फिर ये लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से जो है ये सब एरेक्नो स्पेस से और ये एब्जॉर्ब हो जाता है सीएसएफ। अब चूँकि यहाँ पे सीएसएफ का जो प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है अच्छे से, तो यहाँ पे क्या ये ट्यूब जो है डाल के वेंट्रिकल्स में ये ट्यूब डाल के इंसर्ट करके और यहाँ से फ्लूइड को सीएसएफ को निकाला जा रहा है। ये है शंट की कंडीशन। ओके, तो हम इसमें मेनली 4 प्रकार के शंट यूज़ करते हैं। क्या मेनली 4 प्रकार के शंट यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट शंट इज, पहला शंट है हमारा वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट यानी नाम से हमें पता चलता है कि शंट कहाँ से कहाँ डाला गया है, वेंट्रिकल से पेरिटोनियम कैविटी में, यानी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसको हम पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं। ये यहाँ पे ये पेरिटोनियम कैविटी, या एब्डोमेन के चारों तरफ जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। तो शंट जो डाला गया है वो वेंट्रिकल से पेरिटोनियम में डाला गया है, यानी सीएसएफ को जो है यहाँ लेटरल यहाँ वेंट्रिकल से सीधे ही एब्डोमिनल कैविटी में ट्रांसफ्यूज किया गया है। इस पेरिटोनियल कैविटी में सीएसएफ आएगा और यहाँ वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का ये शंट डाला गया है जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। इसको हम एक बार देख लेते हैं। ड्रेन सीएसएफ फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू पेरिटोनियल कैविटी, मोस्ट कॉमनली यूज बिकॉज पेरिटोनियल कैविटी हैज़ लार्जर स्पेस टू एक्यूमुलेट द कोइल्ड कैथेटर ट्यूबिंग। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो शंट यूज किया जाता है हेटेरोसेफलस की कंडीशन में वो होता है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट शंट हम देखते हैं। नेक्स्ट शंट इज़ वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। जो हमारा नेक्स्ट शंट है वो है वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट ड्रेन सीएसएफ फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू राइट हार्ट, यूज इन ओल्डर चिल्ड्रन विच हैव एब्डोमिनल पैथोलॉजी। मतलब ऐसे बच्चे जिनके अंदर एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, यहाँ एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, पेरिटोनियल शंट नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता, ऐसे बच्चों में हम यूज़ करते हैं ये वाला शंट, वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट, जहाँ हमने शंट डाला है यहाँ वेंट्रिकल से सीधे ही राइट एट्रियम में। कहाँ है शंट, ये देखिए ये है राइट एट्रियम, यहाँ राइट एट्रियम में जो है शंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट। और ऐसे पेशेंट में यूज़ करते हैं ऐसे बच्चों में जिनके अंदर पेरिटोनियल के अंदर कोई प्रॉब्लम, पेरिटोनियल कैविटी में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए ऐसे बच्चों में यूज़ करते हैं एट्रियल शंट। नेक्स्ट इज़ वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट हो गया था। नेक्स्ट इज थर्ड वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट। थर्ड इज वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट। जैसा कि नाम से दिख रहा है कि शंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है वेंट्रिकल से और प्लूरल कैविटी में। प्लूरल कैविटी कहते हैं जो लंग्स के चारों तरफ जो कैविटी होती है, इस कैविटी को कहते हैं प्लूरल कैविटी। ये जो यहाँ पे आपको कैविटी दिख रही होगी इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। यानी कि शंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है वेंट्रिकल टू प्लूरल कैविटी। ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल से प्लूरल कैविटी में फ्लूइड जो है ड्रेन होता है। लास्ट शंट इज़ हमारा वेंट्रिकुलो यूरेटेरिक शंट। वेंट्रिकुलो यूरेटेरिक शंट में क्या होता है कि जो शंट इंट्रोड्यूस किया गया है वो किया गया है वेंट्रिकल टू यूरेटर। जो यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन को सप्लाई करने वाली नली है यूरेटर, उसके अंदर जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए यहाँ पे ये है जैसा कि दिखाया हुआ है लेटरल वेंट्रिकल से, और शंट इंट्रोड्यूस किया गया ये रहा यूरेटर के अंदर। और यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा कि ये जो यूरेटर है, जो किडनी से एक यू आ रही है, इन दोनों को एक ही जगह कंबाइन किया गया है एक ही यूरेटर में, और एक जो राइट साइड की यूरेटर है उस एक यूरेटर के अंदर जो है ये शंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज़ पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट। ऐसी क्या ऑपरेशन के बाद में, शंट डालने के बाद में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको नर्स जो है ध्यान में रखेगी,
क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है जो उसको ऑपरेशन के बाद में करना होगा। तो हियर इज पॉइंट इज कीप द इम्पेंट ऑन अनऑपरेटेड साइड टू अवॉइड प्रेशर ऑन द शंट वाल्व। जिस ब्रेन की जिस तरफ से शंट को इंट्रोड्यूस किया गया है उस तरफ से बच्चे को लेटाना नहीं है, उस तरफ से बच्चे को जो है कोई भी पोजीशन प्रोवाइड नहीं करनी है। जैसे अगर राइट साइड से अगर बच्चे को जो है शंट डाला गया है तो हम बच्चे को लेफ़्ट साइड से जो है लेटाएंगे। कीप द चाइल्ड इन फ्लैट पोजीशन आफ्टर सर्जरी टू अवॉइड सडन रिडक्शन इन इंट्राक्रैनियल फ्लूइड। चूँकि शंट डाला गया है तो शंट डालने के बाद में CSF जो है वो फ्लूइड का जो है जितना बहुत ही रैपिडली जो है ड्रेन आउट होता है। क्या जो फ्लूइड है वो ब्रेन से बहुत ही जल्दी खाली होता है शंट के द्वारा। अब इस कंडीशन को रोकने के लिए कि जल्द से जल्द फ्लूइड खाली ना हो, उस कंडीशन को रोकने के लिए ताकि ब्रेन में कुछ CSF रहे, एकदम से खाली ना हो, उस कंडीशन को रोकने के लिए बच्चों को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करें? फ्लैट पोजीशन आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करें? फ्लैट पोजीशन, एकदम सीधा सुपाइन लेटा देते हैं ताकि एकदम से फ्लूइड जो है वो ब्रेन से खाली ना हो। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड खाली हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग एलिवेट हेड साइड ऑफ द बेड एट 15 to 30 डिग्री। मीन्स कि अगर बच्चे को फ्लैट पोजीशन में लिटाया है और लिटाने के बाद में हमें ध्यान देना है, यानी नर्स को ध्यान देना है कि कहीं उसका ICP तो इंक्रीज़ नहीं हो गया, इंट्राक्रैनियल प्रेशर तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा। अगर ICP बढ़ता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो हमें तुरंत ही बच्चे को जो है लो फॉवलर पोजीशन में 15 से 30 डिग्री एंगल पे बच्चे को बैठा देना है। ठीक है, बैठा देना है या लिटा देना है 15 से 30 डिग्री एंगल पे लो फॉवलर पोजीशन में। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट इज अर्लीस्ट कॉमन साइन ऑफ शंट माल फंक्शन इन टोडलर इज हेडेक एंड लैक ऑफ एपेटाइट। अगर शंट सही तरीके से काम नहीं करता है तो उसका साइन है हेडेक होना और लैक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर पोस्ट ऑपरेटिवली। ऑपरेशन के बाद में 24 घंटे के अंदर फ्लूइड को अवॉइड किया जाता है। मेनली एनेस्थीसिया का गैग रिफ्लेक्स नहीं आते और फ्लूइड ओवरलोड ना हो, इस कंडीशन से भी जो है हम बच्चों को 24 घंटे के अंदर फ्लूइड नहीं देते हैं। नेक्स्ट केस इफ फोंटानेल बिकम संकर नोटिफाई फिजिशियन एंड लोअर द हेड। शंट डालने के बाद में फीटस का जो हेड साइज़ बड़ा हुआ है वो एकदम से डाउन होगा, शंक होगा। अगर उसके फोंटल जो एंटेरियर फोंटानेल है या पोस्टर फोंटानेल है वो अगर शंक हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, डाउन हो जाते हैं एकदम, तो इसका मतलब है कि बेबी के अंदर फ्लूइड कम हो गया है, एकदम डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम बेबी को फ्लैट लेटा देंगे, लोअर हेड को नीचे करेंगे या फ्लैट लेटा देंगे। ठीक है, ये बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ शंट। बेबी को शंट लगाया गया है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? किंकिंग, सेपरेटिंग, प्लगिंग ऑफ शंटिंग ट्यूबिंग, इन्फेक्शन मेनली अगर आफ्टर 2 मंथ ऑफ सर्जरी। तो यहाँ बताया गया है कि शंट लगाने से क्या है कि जो शंट लगाई गई ट्यूब है वो किंक हो सकती है, मुड़ सकती है, अलग हो सकती है, अपनी जगह से हट सकती है, अपनी जगह से हट के कहीं दूसरी जगह जा सकती है, दूसरी जगह पर ट्रांसमिट हो सकती है या और इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम जो है हमें पोस्ट ऑपरेटिवली देखने को मिलती हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।